तलाक के 1 साल बाद मुझे अचानक एक लाइव मध्यस्थता मेडिएशन शो से फोन आया। मिस्टर फू चैन, आपके पूर्व ससुर का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है। कांच का एक टुकड़ा सीधे उनके दिल में घुस गया है। इस दुनिया में ये ऑपरेशन आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या आप वापस आकर उनका ऑपरेशन कर सकते हैं? अपनी पूर्व पत्नी के परिवार से मेरा बहुत समय से कोई संपर्क नहीं था। मैं एक पल के लिए चुप रह गया, फिर सपाट आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। मध्यस्थ पूरी तरह हैरान रह गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा मशहूर सर्जन किसी को मरने के लिए छोड़ देगा। उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ठंडे स्वर में बीच में ही रोक दिया। जब मेरी पूर्व पत्नी ने मेरा दाहिना हाथ उछलकर तोड़ दिया था, तब उसे पता होना चाहिए था कि एक दिन ऐसा होगा। मुझे दोबारा कभी परेशान मत करना। जैसे ही मैंने फोन काटा, लाइव शो के दर्शकों में हंगामा मच गया। उसी पल मेरा मन 5 साल पीछे चला गया। मेरी पूर्व पत्नी के पहले प्यार सू हाओ ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और मेरी मां को मार डाला था। मैं उसे अदालत तक घसीट कर ले गया, लेकिन जज ने बार बार सबूतों की कमी का हवाला देकर केस खारिज कर दिया। मैं पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। तभी सू हाओ की मां को ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। उस ट्यूमर को निकालने वाला दुनिया में सिर्फ मैं ही था। मेरी पहली प्रतिक्रिया साफ थी, नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरा अपहरण कर लिया गया और मुझे एक अंधेरे तहखाने में घसीट कर ले जाया गया। शेन वानिंग ने अपनी एड़ी से मेरा दाहिना हाथ बेरहमी से कुचल दिया। उसी समय कई विशालकाय गुंडे मेरी छोटी बहन को कमरे में घसीट कर ले आए। उसकी टूटी हुई और बेबस चीखें लगातार गूंज रही थी। इतनी भयानक क्रूरता करने के बावजूद शेन वानिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह मुझे ठंडी और शांत नजरों से देखते हुए बोली, चैन, या तो तुम उठो और सू हाओ की मां का ऑपरेशन करो, या फिर कल मैं ये सारे वीडियो पूरे जिंगहाई शहर में प्रसारित कर दूंगी। मैंने दांत भींच लिए और खून से लाल आंखों से शेन वानिंग को घूरते हुए कहा, तुम नीच औरत, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मेरी मां को गाड़ी से कुचलकर मार डाला था और अब तुम्हारी मां को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ये बिल्कुल कर्मों का फल है। फिर भी तो मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अपनी मां के हत्यारे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करूं। शेन वानिंग ने जैसे उसकी एक भी बात नहीं सुनी। चैन, तुम्हारे पास ठीक 1 मिनट बचा है। अगर तुम अभी भी ऑपरेशन करने से मना करते हो तो मेरे पास लाइव स्ट्रीम शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं पूरे शहर को, नहीं पूरे देश को, तुम्हारी बहन का ये घिनौना वीडियो दिखा दूंगी। मेरी बहन की दर्द और बेबसी से भरी चीखें मेरे दिल को जहरीले तीरों की तरह चीर रही थीं। पूरी तरह टूट चुका मैं आखिरकार बोला, ठीक है, मैं ऑपरेशन करूंगा। शेन वानिंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मुझे गले लगाया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक आलीशान विला खरीद कर दूंगी ताकि इसकी भरपाई हो सके। कुछ ही देर में मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ब्रेन ट्यूमर हटाने का ऑपरेशन 12 दर्दनाक घंटों तक चला। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, मेरा फोन बज उठा। ये मेरे दोस्त फू चैन का कॉल था। तुम्हारी बहन वाला वीडियो हर जगह लाइव स्ट्रीम कर दिया गया। वह इस सदमे को सह नहीं पा रही है। वह छत पर खड़ी है, वह कूदने वाली है। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। मैं पूरी ताकत से छत की ओर दौड़ा। वहां मेरी छोटी बहन थी। वह छत के किनारे पर बिल्कुल खामोश बैठी थी, जैसे कोई टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया। युवा, वहां से नीचे आ जाओ प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। जैसे ही उसने मुझे देखा, बहन अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह खाली और बेजान थी। भैया, अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं मां के पास जाना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, वो बिना एक पल की हिचकिचाहट के पीछे की ओर झुक गई। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ झपका, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ हवा को पकड़ पाए। नहीं नहीं। एक पल में सभी बचावकर्मी आगे दौड़े और पूरी ताकत से मुझे पीछे खींच लिया। मुझे छोड़ दो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा कोई परिवार नहीं रहा। मेरा दिल इतने दर्द से भर गया कि लगा अभी फट जाएगा। फिर मेरे मुंह से खून का एक बड़ा घूंट बाहर निकला और मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो नाक में अस्पताल के कीटाणुनाशक की तेज गंध भर गई। मैं एक जिंदा लाश की तरह उठकर बैठ गया और वो नंबर मिलाया जिसे मैंने पिछले 5 सालों से छुआ तक नहीं था। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं, लेकिन मेरी एक ही मांग है। मैं चाहता हूं कि शेन वानिंग और सू हाओ अपने किए की पूरी कीमत चुकाएं। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक ठंडी और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी, कोई समस्या नहीं, 1 महीने बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। फोन काटने के बाद मैंने तुरंत अपने वकील को संदेश भेजा, फौरन मेरे लिए तलाक के कागज तैयार करो। जैसे ही मैंने संदेश भेजा, एक नरम शरीर आकर मेरी बाहों में समा गया। हे चैन, तुम्हारी बहन के लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। उपकरणों में खराबी आ गई थी। शेन वानिंग की कोमल और मासूम लगने वाली आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने उसे तुरंत अपने से दूर क्या तुम अपनी पुरानी पदवी वापस नहीं चाहते थे? मैंने अस्पताल को पहले ही सूचना दे दी है, और जिस प्रोफेसर के पद का तुम हमेशा सपना देखते थे, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए उसका हाथ झटक लिया। तो यही तुम्हारा मुआवजा है, मेरी माँ और मेरी बहन की जान की कीमत पर खरीदा हुआ मुआवजा। उसी समय मेरा वकील एक दस्तावेज लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसके हाथ से वो दस्तावेज लिया और व्यंग्य भरी नजर से शेन वानिंग की ओर देखा। तुम्हें कहा था कि मुझे एक विला देकर मुआवजा दोगी, तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। ये सुनकर कि यह मुआवजे से जुड़ा दस्तावेज है, शेन वानिंग ने राहत की सांस ली। वो फाइल खोलकर देखने ही वाली थी कि वार्ड का दरवाजा फिर से खुल गया। सू हाओ घबराया हुआ अंदर भागता हुआ आया। वानिंग, मेरी माँ अचानक कह रही है कि उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई? शेन वानिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने कहा था कि सू हाओ की माँ का ऑपरेशन सफल रहा है, फिर यह सब क्यों हो रहा है? मैंने उसके चिंतित चेहरे को देखा। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी माँ की मौत हुई थी और उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। यह सोचकर मुझे गहरा व्यंग्य महसूस हुआ। मैंने शांत स्वर में कहा, ऑपरेशन के बाद जटिलताएं होना बहुत आम बात है। सू हाओ तुरंत मेरी ओर देखने लगा। मिस्टर चैन,
मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आपकी जितनी भी नाराजगी है वो मुझ पर निकाल लीजिए, लेकिन कृपया मेरी माँ को नुकसान मत पहुंचाइए। शेन वानिंग ने उदास चेहरे से मेरी ओर देखा। अभी जाकर सुहाव की माँ का इलाज करो, अगर उन्हें कुछ और हो गया तो। लेकिन मैं सिर्फ शेन वानिंग के हाथ में मौजूद दस्तावेज को ठंडी नजरों से देखता रहा। इस पर हस्ताक्षर करो, जिस पल तुम हस्ताक्षर करोगी मैं चला जाऊंगा। शेन वानिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी अपना नाम उस पर लिख दिया। हस्ताक्षरित तलाक के कागज हाथ में लेते ही मैंने उन्हें पास खड़े वकील को वापस सौंप दिया। इसे जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया में डालो। वकील ने तुरंत तलाक के कागज अपने ब्रीफकेस में रख लिए। उसने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया मिस्टर फू, पूरी प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 30 दिन लगेंगे। मैं वकील को बाहर तक छोड़कर आया और फिर सुहाव के साथ वीआईपी वार्ड की ओर चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, धड़ाम, एक फूलदान सीधे मेरे माथे पर आकर लगा और जमीन पर टूटकर बिखर गया। गर्म लाल खून मेरे चेहरे पर बहने लगा। सुहाव की मां ने गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो चुका था। क्या तुमने ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ कुछ किया था? मेरे सीने में इतना भयानक दर्द क्यों हो रहा है? मैंने उसकी ओर देखा और मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अपनी बहन को खोने की कीमत पर मैंने 12 घंटे तक लगातार ऑपरेशन करके इस औरत की जान बचाई थी, और होश में आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? मुझ पर आरोप लगाना। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहता था। अपना गुस्सा निगलते हुए मैं उसके बिस्तर के पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टेथोस्कोप निकाला, उसने अचानक हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें डॉक्टर होना भी आता है? तुम सोचते हो कि सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाकर मुझे टाल दोगे? मैंने अपने जलते हुए और सूजे हुए गाल को छुआ। गुस्से से कांपते हुए मैंने कहा, मिसेस सू, अगर आपको मेरी चिकित्सीय क्षमता पर शक है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर को बुला सकती हैं, लेकिन बार बार मुझ पर हाथ उठाना हमला माना जाता है। मेरी इतना कहते ही चटाक उसने मुझे एक और थप्पड़ मार दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? क्या कर लोगे? मेरे खिलाफ मुकदमा करोगे? फिर उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी बेचारी बहन कैसे मरी थी? अगली बारी तुम्हारी होगी। वो अहंकार से भरी आवाज में हंसी। फिर उसने मेरी माँ और बहन का अपमान करते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारी माँ एक धोखेबाज थी, उसे उस कार के नीचे आकर मरना ही चाहिए था, और तुम्हारी बहन भी बेशर्म थी। मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह गंदे हो। जब मैंने अपनी माँ और बहन के हत्यारों को उनका अपमान करते सुना, जब मैंने उन्हीं लोगों को उनकी कब्रों पर थूकते देखा, तो मेरा सब्र टूट गया। मैं पागलों की तरह उसकी ओर झपटा और उसका गला पकड़ लिया। तुमने उन्हें मारा है, तुमने उन्हें मारा है। उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींचा था, और मैं तुम्हें दोबारा सीधे नर्क भेज सकता हूँ। अचानक पीछे से एक जबरदस्त ताकत ने मुझे धक्का दिया। मैं जोर से पास रखी अलमारी स्टैंड से टकरा गया। मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो शेन वानिंग सुहाव और उसकी माँ के सामने खड़ी थी, मानो उनकी रक्षा कर रही हो। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ घृणा थी। फू चेन, मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ उसके बाद तुमने सबक सीख लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम और भी बदतर हो जाओगे। एक कमजोर और बीमार मरीज पर हमला करना, तुम सचमुच बहुत निराशाजनक इंसान हो। सुहाव शेन वानिंग के पीछे खड़ा होकर मासूम बनने का नाटक करने लगा। वानिंग, मेरी माँ अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर आई हैं, उनका शरीर इतना सब सहने की हालत में नहीं है। शेन वानिंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक कोमलता आ गई और उसने प्यार से उसका हाथ दबाया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और विद्रोही नजरों से उसकी ओर देखा। मैं माफी क्यों मांगू? मैं उन राक्षसों से माफी क्यों मांगू जिन्होंने मेरा परिवार खत्म कर दिया? यह सुनकर शेन वानिंग का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की ओर हल्का सा इशारा किया। चूंकि यह माफी मांगने से इनकार कर रहा है, इसे पुस्तैनी मंदिर श्राइन में ले जाओ और घुटनों के बल बैठाओ। जब तक यह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तब तक वही रहेगा, और इसे तभी बाहर निकालना जब यह रो रोकर माफी मांगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो श्राइन शेन परिवार की सबसे प्रतिबंधित जगह थी। शेन वानिंग वहां 2 विशाल तिब्बती मास्टिफ कुत्ते पालती थी। वे जानवर बेहद खूंखार थे। हर साल वे कई लोगों को बुरी तरह घायल कर देते थे। मुझे लगभग घसीटते हुए वहां ले जाया गया। फिर मुझे जबरदस्ती उस श्राइन के अंदर धकेल दिया गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वे दोनों विशालकाय शिकारी कुत्ते मेरी ओर घूरने लगे, मानो किसी शिकार पर टूट पड़ने के लिए तैयार। उनकी चमकती हुई हरी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। मैं तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने बेरहमी से भारी दरवाजा बंद कर दिया। मेरे माथे का घाव अभी भी खून बहा रहा था। ताजे खून की तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। जैसे ही उन दोनों कुत्तों को खून की गंध आई, वे मेरी ओर झपट पड़े। उनमें से एक ने सीधे मेरे दाहिने हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। असहनीय दर्द से जूझते हुए मैंने किसी तरह अपना फोन निकाला। मैंने शेन वानिंग का नंबर मिलाया। फोन बहुत देर तक बजता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। वानिंग, मेरी मदद करो, ये कुत्ते पागल हो गए हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए शेन वानिंग चुप हो गई, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले सुहाव की आवाज सुनाई दी। वानिंग, जब मैंने ये कुत्ते तुम्हें दिए थे तब ये बहुत आज्ञाकारी थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए। ये सुनते ही शेन वानिंग का लहजा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। नाटक करना बंद करो। जब तुम अपनी गलती मान लोगे तब मैं तुम्हें बाहर निकलने दूंगी। उसके निर्दयी शब्दों ने मेरे दिल को पूरी तरह जमा दिया। तो उसकी नज़र में मेरी हालत यही थी। मेरी मदद के लिए की गई बेबस पुकार भी बस एक घटिया चाल थी। अगले ही पल क्रैक, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी कलाई 2 टुकड़ों में टूट गई हो। दर्द इतना भयानक था कि मैं लगभग बेहोश हो गया। मेरे पास चीखने की ताकत भी नहीं बची थी। गहरा काला खून लगातार बहता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले मुझे ऐसा लगा जैसे शेन वानिंग पागलों की तरह दौड़ती हुई अंदर आई और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। चैन, मुझे माफ कर दो। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक परिचित अस्पताल के कमरे की छत को घूर रहा था। अचानक मेरी बाह में तेज दर्द उठा। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा था। क्या मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मैं बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर शेन वानिंग सोफे से उठी और दौड़कर मेरे पास आई। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा भरा हुआ था। जान, मुझे बहुत अफसोस है। उन तिब्बती मास्टिफ कुत्तों ने तुम्हारे हाथ की नसें और टेंडन पूरी तरह काट दिए हैं।
अब तुम कभी भी दोबारा स्कैल्पेल नहीं पकड़ पाओगे। मैं खाली नजरों से अपने हाथ को देखता है गया। मैं कुछ कहना चाहता था, मेरे होठ हिले, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं निकले। वही हाथ जिन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, वही हाथ जिनकी बदौलत मैंने अपनी पूरी सर्जन की जिंदगी बनाई थी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? घर लौटते समय पूरी कार यात्रा में मैं खिड़की के बाहर देखता रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। शेन वार्निंग ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। इसके चेहरे पर कोमलता थी। चैन, कल मैंने तुम्हारी माँ और बहन के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि सभा मेमोरियल सर्विस आयोजित की है। मैं वादा करती हूँ कि हम उन्हें सम्मान और प्यार के साथ अंतिम विदाई देंगे। माँ और बहन का जिक्र सुनकर मेरे चेहरे की कठोरता पहली बार थोड़ी नरम पड़ी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी शेन वार्निंग का फोन बज। फोन करने वाला सू हाउ था। वार्निंग, मेरी माँ के सीने में फिर से दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या तुम आकर मेरे साथ रह सकती हो? यह सुनते ही शेन वार्निंग ने अचानक ब्रेक लगा दिए। उसने फोन पर नरम आवाज में कहा, अस्पताल में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। फोन काटने के बाद उसने मेरी ओर गंभीर नजरों से देखा। शेन, बाकी रास्ता तुम्हें टैक्सी से जाना होगा। सू हाउ को अभी किसी के साथ की जरूरत है। मैं कड़वाहट भरी हंसी हंस पड़ा। क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हारे वहां जाने से क्या होगा? क्या तुम कोई चमत्कार करके उसकी माँ को ठीक कर दोगी? मेरी बात सुनते ही शेन वार्निंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। फूचेन, तुम्हारी असफल सर्जरी की वजह से उसकी माँ को गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने में मदद कर रही हूँ। इतना कहकर वो कार से उतरी और मेरा दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलो। जैसे ही मैं कार से बाहर आया, उसने बिना एक सेकंड गंवाए एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेजी से दूर चली गई, मुझे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर। आसपास कोई इंसान तक नहीं था। मैं टैक्सी भी नहीं बुला सकता था और अंधेरा भी होने लगा था। मैं पैदल चलना शुरू ही किया था कि अचानक कुछ विशालकाय आदमी एक गली से निकलकर मेरे सामने आ गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे पहले से घायल हाथ पर पूरी ताकत से अपना जूता दे मारा। आह, हड्डियां तोड़ देने वाला दर्द पूरे शरीर में फैल गया। मैं लगभग बेहोश हो गया। एक गुंडा व्यंग्य से मुस्कुराया। सुना है तू शेन वार्निंग का पति है, हमें बस थोड़े से पैसे चाहिए। मेरे अधूरे भरे घाव फिर से खुल गए। मैंने दांत खींच लिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अपहरणकर्ताओं में से एक ने अपना फोन निकाला। उसने एक नंबर मिलाया और घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, हो सकता है तू कंगाल हो, लेकिन तेरी प्यारी बीवी तो बहुत अमीर है। उसके इतना कहते ही फोन के स्पीकर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कौन बोल रहा है? उस आदमी ने अपनी आवाज बदल ली और थमकी भरे लहजे में कहा, ध्यान से सुन, शेन वार्निंग, हमारे पास तुम्हारा पति है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो अभी के अभी 1 करोड़ 10 मिलियन ट्रांसफर कर दो। फोन पर कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शेन वार्निंग ने ठंडी हंसी हंसी। फूचेन, तुम्हें पता था कि मैं सू हाउ की मां से मिलने अस्पताल गई हूँ, इसलिए तुमने जानबूझकर कुछ लोगों को किराए पर लेकर यह घटिया नाटक रचाया है। तुम बस मुझे वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर शेन वार्निंग ने फोन काट दिया। गुंडा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पास पड़ा एक लकड़ी का स्टूल उठाया और पूरी ताकत से मेरे सिर पर दे मारा। मैंने खून की एक बड़ी उल्टी की। रेलिंग के पीछे झील दिखाई दे रही थी। बिना एक पल सोचे मैंने खुद को झील में फेंक दिया। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। होश खोने से पहले मुझे किनारे पर खड़े गुंडों की बहस की आवाज सुनाई दी। हमें सिर्फ इसे पीटने के पैसे मिले थे, इसे मारने के लिए किसी ने नहीं कहा था। अगर यह मर गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं शेन परिवार की हवेली में था। मैं कराहते हुए उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी ड्राइंग रूम से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई। शेन वार्निंग ने गुस्से में एक फूलदान जमीन पर दे मारा था। वो चिल्ला रही थी, मुझे परवाह नहीं कि कितना पैसा खर्च होगा। उन हरामियों को तुरंत ढूंढो। किसी की हिम्मत कैसे हुई शेन वार्निंग के पति को हाथ लगाने की? और अगर इस घटना की एक भी बात मीडिया तक पहुंची तो मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सू हाउ धीरे से उसके पास आया और उसे बाहों में भर लिया। उसने प्यार से उसकी पीठ से लाई। वार्निंग, शायद इस बार मिस्टर फू सचमुच पीड़ित थे, लेकिन जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, शेन वार्निंग के चेहरे पर फिर से घृणा छा गई। फूचेन, उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया। वह आदमी, अगर उन गुंडों ने इस पूरी घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर अपलोड नहीं की होती तो शायद मैं भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती। पूरा मामला उसी का रचा हुआ एक घटिया नाटक था। वह मुझसे पैसे ऐंठना चाहता था। वह बिल्कुल बेशर्म है। जब मैंने अपनी ही पत्नी के मुंह से ये शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंपकर उसे घुमाना शुरू कर दिया हो। उस विश्वासघात का दर्द असहनीय था। मेरे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसने एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। उसने बिना कुछ पूछे यही मान लिया कि मैं एक लालची और पैसों के पीछे भागने वाला इंसान हूँ। अगली सुबह मैं उस श्रद्धांजलि सभा मेमोरियल सर्विस में पहुंचा जिसे शेन वार्निंग ने मेरी माँ और बहन के लिए आयोजित किया था। मुख्य हॉल के अंदर बस 1 महीने पहले तक वे दोनों जिंदा थीं, मेरे सामने बैठकर मुस्कुराती थीं, लेकिन अब वे सिर्फ 2 काली सफेद तस्वीरें बनकर वेदी पर रखी हुई थी। मैं प्रार्थना के पुष्प पर घुटनों के बल बैठ गया। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मैं चुपचाप कागजी धन श्रद्धांजलि में जलाया जाने वाला कागज जलाता रहा, लेकिन शेन वार्निंग कभी नहीं आई। दफनाने का समय करीब आ गया था। मैंने खाली पड़े हॉल की ओर देखा, फिर माँ और बहन की अस्थि कलश अलन उठाई और अकेले बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैं मेमोरियल हॉल से बाहर आया, अचानक पत्रकारों की एक भीड़ मेरी ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा, मिस्टर फू, क्या ये सच है कि आपने कल अपहरणकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी से पैसे वसूलने की साजिश रची थी? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको डर था कि प्रेसिडेंट शेन आपको छोड़ देंगी, इसलिए आपने पैसे लेकर भागने की योजना बनाई? एक और रिपोर्टर ने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर फू, पहले आपकी माँ एक नकली दुर्घटना का नाटक करती है और कार से टकरा जाती है, फिर तुम्हारी बहन एक आदमी के साथ पकड़ी गई और शर्म के मारे आत्महत्या कर ली, और अब तुम जबरन पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हारा पूरा परिवार अंदर से सड़ा हुआ है? उनके हर व्यंग्य भरे सवाल मेरे शरीर और आत्मा को सुइयों की तरह चीर रहे थे। मैं अपना संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथों से माँ और बहन की अस्थि कलश अरन छूट गई।
अफरा तफरी में किसी ने एक कलश पर पैर रख दिया। कलश टूट गया और उसकी राख पूरे फर्श पर बिखर गई। मैं पागलों की तरह घुटनों के बल रेंगता हुआ वहां पहुंचा। कांपते हाथों से मैं राख को अपनी हथेलियों में समेटने की कोशिश करने लगा। दूर हटो, तुम सब यहां से दूर हो जाओ। लेकिन वह भीड़ मानो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वे लगातार मेरी माँ और बहन की राख को पैरों तले रौंदते रहे। उसी हंगामे में किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पास रखी मेज के नुकीले किनारे से टकरा गया। मेरे सिर से तुरंत खून बहने लगा। अगले ही पल एक दर्जन से अधिक बेंटली कारें धीरे धीरे वहां आकर रुकी। कार पूरी तरह रुक भी नहीं पाई थी कि शैन वानिंग ने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने मुझे देखा। मैं खून के तालाब में पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह मुझे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके हाथ बीच हवा में ही रुक गए। फिर उसने अपना सिर घुमाकर अपने सहायक असिस्टेंट की ओर देखा। मेरे पति को अस्पताल ले जाओ। सहायक उसकी ओर देखकर झिझक गया। प्रेसिडेंट शैन, क्या ये सच में सही होगा? लेकिन शैन वानिंग ने मेरी ओर पीठ फेर ली। उसने मुझे एक बार भी दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाई। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का नुकीला खंजर सीधे मेरे दिल में घोंप दिया हो। जब मेरी आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली तो मेरा फोन बजने लगा। एक संदेश आया था। मैंने स्क्रीन की ओर देखा। संदेश की शुरुआत थी, अस्पताल की ओर से सूचना। आपके अनुचित आचरण मिसकंडक्ट के कारण अस्पताल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसीलिए आपको तत्काल प्रभाव से आपके पद से बर्खास्त किया जाता है। मैं उस संदेश को घूरता रहा। फिर मेरे होंठों से एक कड़वी आत्म उपहास भरी हंसी निकल गई। जब अस्पताल को मेरी जरूरत थी तब वे मुझे आसमान के चांद की तरह सिर पर बिठाते थे, लेकिन जिस दिन मैं उनके लिए बेकार हो गया उन्होंने मुझे पुराने जूते की तरह फेंक दिया। मैं पूरे 3 दिन अस्पताल में रहा, लेकिन शैन वानिंग एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। जब मुझे छुट्टी मिली और मैं घर लौटा, मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक मेरे कदम रुक गए। अंदर से शैन वानिंग की आवाज आ रही थी, मैं फू चैन को तलाक नहीं दूंगी। आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। शैन वानिंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने मेज पर रखे कटोरे और चॉपस्टिक जमीन पर फेंक दिए। वे जोरदार आवाज के साथ टूटकर बिखर गए। सोफे पर बैठी उसकी माँ भी गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए घृणा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, तुम उस लालची कमीने को क्यों पकड़े हुए हो? क्या उसने शैन परिवार की पहले ही काफी बेइज्जती नहीं कर दी? शैन वानिंग ने अपने सामने रखे तलाक के कागज उठाए और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। उसके चेहरे पर बेहद ठंडा और डरावना भाव था। कल से मैं सुनिश्चित करूंगी कि फू चैन घर के अंदर ही रहे, ताकि वो बाहर जाकर हमारी और बेइज्जती न करे। अब से हर व्यापारिक कार्यक्रम में सुहाव मेरे साथ जाएगा, लेकिन मैं फू चैन को कभी भी तलाक नहीं दूंगी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरी पकड़ दरवाजे के हैंडल पर इतनी कसी हुई थी कि हाथ की नसें उभर आई थी। शैन वानिंग जिस चीज को प्यार कहती थी वो प्यार नहीं था, वो एक बीमार और विकृत जुनून था। उसे सोचकर ही मेरा मन घृणा से भर गया। ठंडी रात की हवा में मैं खिड़की के पास खड़ा था। मैंने अपने वकील को फोन किया, मेरे नाम पर मौजूद शैन कॉर्पोरेशन के सारे शेयर बेच दो। फोन के दूसरी तरफ वकील कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो स्पष्ट रूप से हैरान था, लेकिन उसने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। जी सर, समझ गया। फिर उसने कहा, आपके और आपकी पत्नी के बीच तलाक की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में आधिकारिक दस्तावेज आपके पास होंगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कृपया इसे जितना हो सके उतना तेज कराइए। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे ठीक 10 दिनों बाद यहां से हमेशा के लिए चले जाना है। जैसे ही मैंने ये कहा, बेडरूम का दरवाजा जोर से खुल गया। शैन वानिंग वहां खड़ी थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। तुम आखिर कहां जाने वाले हो? फोन पर मेरी पकड़ और कस गई। मैं जवाब देने ही वाला था कि नीचे से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। शैन वानिंग जल्दी से नीचे भागी। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, सू हाउ सीधे उसके गले लग गया। वानिंग, मेरी माँ की सर्जरी के बाद से उनके सीने में लगातार बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शैन वानिंग ने उसे बाहों में भर लिया और प्यार से शांत करने लगी, लेकिन उसकी आंखें मेरी ओर घूर रही थी। उनमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सू हाउ की माँ को इतनी गंभीर समस्याएं क्यों हो रही हैं? सर्जरी के दौरान तुमने आखिर उनके साथ क्या किया था? मैंने व्यंग्य भरी हंसी हंसी और सीधे सू हाउ की ओर देखा। मैंने उन्होंने दिमाग ब्रेन का ऑपरेशन किया था। उनके सीने में दर्द क्यों हो रहा है ये सवाल मुझसे नहीं, इससे पूछो। मैंने सू हाउ की तरफ इशारा किया। यह सुनकर सू हाउ और भी ज्यादा मासूम बनने का नाटक करने लगा। वानिंग, मैंने एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में सुना है जिसे डीप सी ड्रैगन ब्रीथ हर्ब कहा जाता है। सू हाउ बोला, सुना है कि एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। कहा जाता है कि वो किसी भी तरह के दर्द को ठीक कर सकती है। चूंकि मिस्टर फू बार बार कह रहे हैं कि मेरी माँ का दर्द उनकी गलती नहीं है, तो मैं खुद समुद्र में उतरकर वही जड़ी बूटी ढूंढ लाऊंगा। उसकी आंखें लाल हो गई। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। यह कहकर सू हाउ मुड़कर जाने लगा, लेकिन शैन वानिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक लिया। तुम्हें तैरना तक नहीं आता, तुम वहां जाकर अपनी जान दे दोगे। फिर उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उसकी नजरें बेहद ठंडी और खतरनाक थी। फू चैन, उसकी माँ की हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम समुद्र में जाओ और वही जड़ी बूटी लेकर आओ। इसे अपने पापों का प्रायश्चित समझो। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाने में लगा दी थी। मैंने उसकी माँ की जान भी बचाई थी, फिर भी वो मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, तुम पूरी तरह तरकीन हो चुकी हो। लेकिन मेरी बात सुनकर उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। बिना कुछ कहे उसने अपना फोन निकाला। फिर उसने फोटो गैलरी खोली। स्क्रीन पर 2 लकड़ी के कलश दिखाई दिए, मेरी माँ और बहन की अस्थियां जो श्रद्धांजलि समारोह में बिखर गई थी। शैन वानिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ और बहन की बची हुई आग मेरे लोगों ने जो कुछ बचा सके उसे इकट्ठा कर लिया है। तुम्हें यह वापस मिलेगी या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैंने दांत खींच लिए। मेरी आंखों में उसके लिए केवल नफरत बची थी। मैंने कहा, अगर सू हाउ की माँ सचमुच बीमार है तो अस्पताल में डॉक्टर है, नर्सें हैं, दुनिया की सबसे आधुनिक मेडिकल मशीनें हैं। फिर भी तुम इस बकवास पर विश्वास कर रही हो कि कोई जादुई समुद्री जड़ी बूटी सब ठीक कर देगी। शैन वानिंग, तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम कितनी हास्यास्पद बातें कर रही हो? लेकिन वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, चैन, मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं फिर से कहूं। मैं चुप हो गया। एक लंबी खोखली खामोशी मेरे ऊपर छा गई। मैं उस औरत को देखा रहा जिससे मैंने कभी दिल से प्यार किया था। उस क्षण मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। आखिरकार हार मानकर मैंने सिर झुका दिया। ठीक है, मैं जाऊंगा। कुछ ही देर बाद मुझे जबरदस्ती एक यॉट पर चढ़ा दिया गया। हमें समुद्र के बीचों बीच ले जाया गया। यहाँ पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, शायद लगभग 100 मीटर।
लेकिन फिर भी यह जगह मौत के जाल से कम नहीं थी। एक फ्री डाइवर बिना उपकरण के गहराई में गोता लगाने वाले व्यक्ति के लिए यह जगह बेहद खतरनाक थी। मैंने यॉर्क के केबिन की ओर देखा। शेन वानिंग और सू हाउ अंदर बैठे थे। दोनों आराम से रेड वाइन पी रहे थे। मेरा दिल अब पूरी तरह मर चुका था। सू हाउ ने अपने गिलास से एक घोट लिया, फिर वही गिलास शेन वानिंग के फोटो तक ले गया। चिंता का दिखावा करते हुए उसने पूछा, वानिंग, क्या सच में मिस्टर फू को इतनी ठंड में समुद्र में भेजना ठीक है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? शेन वानिंग के होंठों पर एक हल्की लापरवाह मुस्कान हुई। जब भी फू चैन तनाव में होता है उसे डाइविंग करना पसंद है। कॉलेज में तो वो स्विमिंग टीम का चैंपियन भी था। चिंता की कोई बात नहीं है। समुद्र की बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने अनजाने में अपने दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे शेन वानिंग पूरी तरह भूल चुकी हो कि मेरे हाथ की नसें और टेंडन पहले ही कस चुके हैं। समुद्र की सतह पर तेज रोशनियां चमक रही थी। मैंने गहरी सांस ली और पानी में छलांग लगा दी। लगभग 100 मीटर नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक विशाल शार्क मुझसे आकर टकराई। मेरे पेट में भयानक दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर को काट दिया हो। उसी समय मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। मेरे पैरों के पास वही ड्रैगन्स बीट हर्ब लहरा रही थी, वही जड़ी बूटी जिसे सू हाउ चाहता था। मैंने दांत खींच लिए, पूरी ताकत लगाकर नीचे की ओर झुका। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस जड़ी बूटी को पकड़ा, मैं जितनी तेजी से हो सकता था ऊपर की ओर तैरने लगा। लेकिन अगले ही पल वो विशाल शार्क फिर से मेरी ओर झपटी। उसके बड़े बड़े जबड़े पूरी तरह खुले हुए थे। मौत मेरे सामने खड़ी थी। एक पल भी सोचे बिना मैंने अपना ऑक्सीजन टैंक शरीर से अलग कर दिया और उसे शार्क की ओर फेंक दिया। जैसे ही मैं पानी की सतह तक पहुंचने वाला था, अचानक मेरी कलाई में भयानक दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ फट गया हो। मेरे हाथ की बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। मैं धीरे धीरे फिर नीचे डूबने लगा, सीधे उस शार्क के खुले हुए विशाल जबड़ों की ओर। तभी ऊपर पानी में जोरदार छींटा पड़ा। कोई व्यक्ति तेजी से मेरी ओर तैरता हुआ आ रहा था। मैंने ऊपर देखा, वो शेन वानिंग थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे देखकर मुझे अचानक हंसी आ गई, एक बेहद कड़वी और दर्द भरी हंसी। मैंने मन ही मन कहा, शेन वानिंग, अगर मुझे एक और जिंदगी मिलती तो मैं भगवान से यही दुआ करता कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात ही ना होती। उस रात जब मैं शेन परिवार के घर लौटा, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। कई दिनों तक बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, तब मुश्किल से कुछ सादा दलिया खा पाया। आज मैं चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर चुका था। मैं अपना सूटकेस पैक करने ही वाला था कि धड़ाम, बेडरूम का दरवाजा जोर से खुल गया। शेन वानिंग गुस्से में कमरे के अंदर आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि दर्द होने लगा। फिर वो चिल्लाई, तुमने उस जड़ी बूटी के साथ क्या किया था? सू हाउ की मां ने जैसे ही उसे लिया, उन्हें भयानक उल्टियां शुरू हो गई। अब उनकी हालत गंभीर है। मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैंने सिर्फ उसकी ओर देखा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और पूरी तरह भावहीन थी। मैंने शांत आवाज में कहा, वो जड़ी बूटी तुम खुद अपने हाथों से लेकर गई थी। अब जब सब कुछ गलत हो गया है, तो उसका दोष भी मुझ पर डाल रही हो। शेन वानिंग मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। तुम, यहाँ तक कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। फू साहब को अस्पताल के बाहर घंटों घुटनों पर बैठाकर अपमानित किया जाता है। शेन वानिंग की आंखों में उनके लिए सिर्फ नफरत और तिरस्कार होता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देती है कि फू को तब तक घुटनों पर रखा जाए जब तक सू हाउ की मां पूरी तरह खतरे से बाहर ना आ जाए। सुबह से शाम तक फू वही घुटनों पर बैठे रहते हैं। लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते हैं, दया करते हैं, लेकिन कोई उनकी सच्चाई नहीं जानता। शाम को सू हाउ अस्पताल से बाहर आता है। उसके चेहरे पर जीत की घमंडी मुस्कान होती है। वो फू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी मां अब सुरक्षित है और उसने ही शेन वानिंग से कहकर फू को जाने की इजाजत दिलवाई है। उसी समय फू के फोन पर उनके वकील का संदेश आता है, मिस्टर फू, आपका और मिस शेन का तलाक आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका है। यह संदेश पढ़ते ही फू के दिल में एक अजीब सी शांति आ जाती है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब वह दर्द से भरे शरीर के साथ खड़ा होता है और सू हाउ को घूरते हुए कहता है, सू हाउ, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसके बाद वह रात के अंधेरे में चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपना सामान उठाता है और शेन वानिंग के परिवार का घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। उसके दिल में अब कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलता है, एक शानदार मर्सिडीज माइबाख उसके सामने आकर रुकती है। कार की खिड़की नीचे होती है और अंदर से एक बेहद खूबसूरत महिला मुस्कुराकर कहती है, फू चैन, बहुत समय हो गया। उधर अस्पताल में बड़ा सच सामने आता है। डॉक्टर शेन वानिंग को रिपोर्ट दिखाकर बताते हैं कि सू हाउ की मां को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ हल्का गैस्ट्रोएंटेराइटिस था और फू चैन की सर्जरी पूरी तरह सफल रही थी। ये सुनकर शेन वानिंग स्तब्ध रह जाती है। उसी समय उसकी मां का फोन आता है। घबराई हुई आवाज में वह कहती है, वानिंग, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। कांच का टुकड़ा उनके दिल के पास घुस गया है। उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। अस्पताल में ऐसा मुश्किल ऑपरेशन करने वाला सबसे बेहतरीन सर्जन सिर्फ एक ही था, और वह था फू चैन, जिसे अभी अभी उन्होंने अपमानित करके भगा दिया था। अब शेन वानिंग को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा है। आगे शेन वानिंग फोन पर खबर सुनते ही शेन वानिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता की जान खतरे में थी। कांच का टुकड़ा उनके दिल के बेहद करीब घुस गया था और राजधानी का कोई भी डॉक्टर इतनी खतरनाक सर्जरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी डॉक्टर एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। पूरी राजधानी में अगर कोई ये ऑपरेशन कर सकता है तो वह सिर्फ डॉक्टर फू चैन है। हालांकि फू चैन के हाथ घायल थे, लेकिन अगर वह सर्जरी को गाइड कर दे तो मरीज के बचने की उम्मीद अभी भी थी। ये सुनकर शेन वानिंग तुरंत फू चैन को फोन करती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। फू चैन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। वह गुस्से और घबराहट में चिल्ला उठती है, फू चैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह तुरंत घर के बटलर को फोन करती है, लेकिन जवाब मिलता है कि फू चैन अपना सामान लेकर घर छोड़ चुका है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया है। पहली बार शेन वानिंग के दिल में डर के साथ पछतावा भी पैदा होता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने 5 साल तक अपमानित किया, वही अब उसके पिता की आखिरी उम्मीद है। घबराकर वह अपने सहायक को आदेश देती है, कुछ भी करो, फू चैन को ढूंढो, अभी के अभी।
इस बीच फू चैन बहुत दूर जा चुका था। अब वह उस आदमी जैसा नहीं था जो हर बार शेन वानिंग के बुलाने पर दौड़ा चला आता था। अब हालात बदल चुके थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने ठुकराया था वही उनकी आखिरी उम्मीद बन गया था। कहानी लाल बत्ती पर टिकी थी। शेन वानिंग उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैंने लोगों को फू चैन को ढूंढने भेजा है, बस जरूर आएगा। लेकिन उसकी माँ की आंखों में निराशा भर जाती है। वह रोते हुए कहती है, फू चैन के हाथ तो बर्बाद हो चुके हैं, अब वह तुम्हारे पिता का ऑपरेशन कैसे करेगा। फिर वर्षों का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आता है। वह कमजोर हाथों से शेन वानिंग के कंधों पर मारते हुए कहती है, अगर तुम सुहाव और उसकी माँ का पक्ष लेने पर अड़ी ना रहती तो आज ये सब नहीं होता। फू चैन के हाथ बर्बाद नहीं होते और तुम्हारे पिता मौत के मुंह में नहीं होते। यह सुनकर शेन वानिंग का दिल कांप उठता है। समय तेजी से बीत रहा था। आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन फू चैन का कोई पता नहीं था। घबराकर वह अपनी सहायक को फोन करती है और चिल्लाती है, अभी तक फू चैन नहीं मिला, पूरा शहर छान मारा या नहीं। सहायक डरते हुए जवाब देता है, मिस चैन। जैसे ही मिस्टर फू घर से निकले ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गए हो। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। यह सुनकर शेन वानिंग का दिल डूब जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि फू चैन सचमुच उसकी जिंदगी से जा चुका है। उधर उसकी माँ जमीन पर बैठ जाती है और टूटे हुए स्वर में कहती है, सब खत्म हो गया, फू चैन चला गया। तुमने अपने ही पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया।